थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में क्लास के बाद शोध के सभी पक्षों को एनालाइज कर दिया और एक एक बिंदुओं को मैंने जस्टिफाई किया है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन से मित्रों क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और आपको जैसा कि पता है यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के नंबर में, क्वेश्चन की संख्या में डेविएशन हो जाता है, विचलन हो जाता है और कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी टॉपिक से। तो मित्रों, कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने सहज भाव से आत्मसात कर लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। बल्कि दिमाग ज़्यादातर रिसर्च में लगाना पड़ता है कि रिसर्च में अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखे तब वहाँ पर क्वेश्चन आपको फंस जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन प्राय रिसर्च से ही पूछे जाते हैं। कभी टीचिंग में बढ़ जाता है, कभी रिसर्च में बढ़ जाता है, लेकिन रिसर्च की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कम्युनिकेशन में 5 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के जो प्रश्न होते हैं टू द पॉइंट रहते हैं, टोटली फैक्चुअल रहते हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहता। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर आपका मिल जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको वहाँ कोई कॉन्सेप्ट बनाना नहीं पड़ता है। जबकि रिसर्च में काफ़ी कुछ अगर आपने दिमाग का भी यूज कर लिया, सोच समझ लिया, थोड़ी लॉजिकल कॉन्सेप्ट बनाया, तो आपको वहाँ से सफलता मिल जाती है। खैर मित्रों, उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ आज हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है संचार या संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। मित्रों, आपको पता है शब्द लिखा है संचार या संप्रेषण और इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। अब इसको दोनों माध्यमों से हम इसके शाब्दिक अर्थ को तोड़ तोड़ करके आपको समझाएंगे। जैसे ये जो संचार है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा शाब्दिक व्युत्पत्ति की तरफ जाएं, अगर आप उसको शब्दों में तोड़ करके देखने की कोशिश करें तो नो डाउट यह जो संप्रेषण है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। मित्रों, मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और जो फैक्ट है वो आपको पकड़ में आते रहेंगे, नोट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कम्युनिकेशन, यह जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, 2 शब्द से मिलकर बना है। सम धन प्रेषण। सम का मतलब होता है बराबर, प्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो बराबर समान रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। तो संप्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से विचारों को प्रेषित करना, आगे बढ़ाना, आदान प्रदान करना, विनिमय करना। इस तरह से संप्रेषण जो शब्द है उसमें 2 शब्द बने हैं, एक सम है, दूसरा प्रेषण है। सम का अर्थ होता है बराबर, प्रेषण का अर्थ होता है प्रेषित करना। इसका दोनों अगर मिला देते हैं तो समधन प्रेषण, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, समान रूप से प्रेषित करना। कंफर्म हो गया। अब अगर हम इंग्लिश ओरिजिनेशन की तरफ चलते हैं तो कम्युनिकेशन को, जैसे संचार को इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और यह जो कम्युनिकेशन है यह कम्युनिस या कम्युनिकेयर जैसे शब्द से मिलकर बना है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, हम अगर इंग्लिश ओरिजिनेशन की तरफ चलते हैं तो जो संचार है, संप्रेषण है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये कम्युनिकेशन किस शब्द से मिलकर बना है? आप देख रहे हो, ये कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना है, या इसको हम कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना। कम्युनिकेयर कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है
आदान प्रदान करना। तो मित्रों यहाँ हम क्या आदान प्रदान करेंगे? अपने नॉलेज का, अपने फीलिंग्स का, अपने हाव भाव का, अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है संचार या संप्रेषण, यहाँ से मित्रों 5 क्वेश्चन आना है और मैं टू द पॉइंट इसको एनालाइज करूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होना चाहिए। जो आपको कोई दिक्कत होगी तो उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करते रहेंगे, क्वेश्चन को भी हम पुट अप करेंगे। तो अगर हम जब संचार या संप्रेषण की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम इसकी कल्पना करें कि संचार क्या है, संप्रेषण क्या है, तो पहले शाब्दिक अर्थ देख लें कि संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। समाधान प्रेषण, समीन्स बराबर, प्रेषण माने प्रेषित करना, अर्थात समान रूप से विचारों को प्रेषित करना। और अगर संचार का इंग्लिश ओरिजिनेशन हम देखते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना है या कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना। किसका आदान प्रदान करना? विचारों का, अपने अनुभव का, ज्ञान का, ठीक है, इनको आदान प्रदान करना, इसको आगे बढ़ाना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, एक समूह से दूसरे समूह के बीच में कम्युनिकेट करना, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। कन्फर्म हो गया? अब आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब भी हम कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं, जब भी हम संचार की तरफ चलते हैं, हमारे सामने एक वृत्तीय क्रम की प्रक्रिया आ जाती है। जैसे जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है। या आप कह सकते हैं जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ तो भी हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ, मीडियम बदल जा रहे हैं, माध्यम कुछ और है। उस समय ऑफलाइन था माध्यम, इस समय ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन विचारों का कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो मित्रों हम इसको एक स्फेरिकल पॉइंट में देखते हैं, एक वृत्तीय क्रम में देखते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है ये बिल्कुल एक वृत्तीय क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? एक वृत्तीय क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें शुरू कहाँ से होता है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप बने रहें और एक एक पॉइंट को देखते चलिए। देखिए, शुरू होता है सेंडर से। ध्यान दीजिएगा, सेंडर जिसको आप कहते हैं संप्रेषक, हिंदी में आप कहते हैं संप्रेषक, और फिर उसके बाद इसको आप कहते हैं मैसेज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संदेश। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि कोई भी सेंडर क्या सेंड करेगा? मैसेज को सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? विचारों को सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? अनुभव को सेंड करेगा। तो मेरे कहने का मतलब होता है कोई भी सेंडर, कोई भी संप्रेषक जो विचारों को आगे बढ़ाना चाहता है, वह जिस संदेश को आगे बढ़ाना चाहता है उस संदेश को लिखित रूप में या अलिखित रूप में उसको वह रीड करता है, समझता है। तो सबसे पहले जो सेंडर है वह मैसेज को पढ़ता है, मैसेज को देखता है, लिखित अलिखित रूप में मैसेज को कलेक्ट करता है। उसके बाद वह उसे अपने दिमाग में सेट करता है, इनकोडिंग अपने दिमाग में उसे सेटअप करता है। सेटअप करने के बाद आगे वह माध्यम को चुनता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बिल्कुल सीरियल से चलना है। हमने क्या बोला? सेंडर ने मैसेज को देखा, रीड किया, उस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहता है, फिर वह मैसेज का इनकोडिंग किया, अर्थात उसको अपने दिमाग में सेट किया कि मुझे संदेश कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए मित्रों, हमको कोई संदेश देना है अपने क्लास में, तो सबसे पहले हम बन गए सेंडर कि हम क्लास में संदेश देंगे। जो संदेश होगा उसको हम रीड करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद उस संदेश को हम इनकोडिंग करेंगे, अपने दिमाग में उसको सेट करेंगे, क्योंकि मुझे क्लास में बताना है। अब हम क्या करेंगे? क्लास में आएंगे तो एक बढ़िया माध्यम से, अच्छी लैंग्वेज में, बिल्कुल खुशनुमा माहौल में हम विचारों को प्रेषित करेंगे।
और वहाँ रिसीवर कौन होगा? हमारे स्टूडेंट हमारे संदेश को सुनने के लिए रिसीवर की भूमिका अदा करेंगे। वो संदेश को सुनेंगे, संदेश को प्राप्त करेंगे, जिसको हम संग्राहक कहते हैं, ठीक है। और वह जो संग्राहक होगा वह मेरे द्वारा दी गई, जिसको मैंने इनकोड किया था, मेरे द्वारा दी गई सूचना को डीकोड करता है, अर्थात अपने दिमाग में अपने स्टाइल में उसको सेट करता है। फिर वह उसे समझने में सफल हो जाता है, और जब समझने में सफल हो जाता है तो जो सेंडर होता है वह उसका फीडबैक लेता है कि क्या वो सूचना पाया कि नहीं पाया, उसको समझ में बात आई कि नहीं आई। इसलिए वह फीडबैक लेता है, और फीडबैक लेता कौन है? सेंडर। इस तरह से यह प्रक्रिया पहले सेंडर से चली कहाँ? मैसेज की तरफ, फिर इनकोडिंग, फिर मीडियम, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर फीडबैक। आप देख रहे हो प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे ही मित्रों ये पूरी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ये तो मैंने थोड़ा स्पेस कम था, थोड़ा एक अजीब सा दृश्य चित्र मैंने बना दिया, और आप देखोगे बिल्कुल वृत्तीय क्रम में चलता रहता है। सेंडर से शुरू हुआ, बढ़ता हुआ एकदम आकर के फिर सेंडर पर मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चलती है उसमें सेंडर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे संदेश को आगे बढ़ाना है, संप्रेषक है, और वह संप्रेषक संदेश को आगे बढ़ाने से पहले संदेश को पढ़ेगा। अरे भाई, कोई सूचना हमको आगे देनी होगी तो पहले हम सूचना को रीड तो करेंगे ना, फिर उसके बाद जब सूचना हमको पता चल जाएगी तो हम उसको इनकोडिंग करते हैं, अर्थात अपने दिमाग में उसको बिल्कुल सेटअप करते हैं, इनकोड कर लेते हैं, उसको संग्रहित कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम एक अच्छा माध्यम पकड़ते हैं कि उस माध्यम के द्वारा हमारे विचार अच्छी तरह से कहाँ पहुँच जाए, रिसीवर तक पहुँच जाए। तो कहने का मतलब सबसे पहले मैं बना सेंडर, हमें संदेश आगे बढ़ाना है, संदेश लिखित हो या अलिखित, उसको मैंने रीड किया, समझा, फिर उसे मैंने इनकोड किया, अपने दिमागी स्तर पर मैंने उसको सेट किया, कैसे मुझे बोलना है, कैसे देना है, कैसे प्रारूप होगा। फिर उसके बाद मैंने माध्यम चुना, अर्थात हम देखें कि किस माध्यम से हम अपने रिसीवर तक संदेश को भेज सकते हैं, अर्थात बिना किसी माध्यम के मित्रों रिसीवर तक संदेश पहुंचता नहीं है। अगर माध्यम बेहतर हो तब जो रिसीवर होता है उसको संदेश प्रभावी रूप में मिल जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि माध्यम को पकड़ते हुए हमारा संदेश पहुंचा रिसीवर के पास, रिसीवर ने क्या किया, उसको संदेश को सुना, ग्रहण किया, अपने ढंग से उसे आत्मसात किया, डीकोड किया। हम इनकोड किए थे, रिसीवर ने डीकोड किया, डीकोड करके उसे अपने स्तर से वह समझा। जैसे मित्रों हम जब श्यामपट पर पढ़ाते रहते हैं, हम लेक्चर देते रहते हैं, तो हम अपने स्टाइल में अपने द्वारा इनकोड की गई विषय सामग्री पर लेक्चर देते हैं, लेकिन आप जब सुनते हो उसे अपने स्टाइल में याद करने की कोशिश करते हो, डीकोड करते हो, तब आप विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लेते हो, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और जब आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब मेरे मन में होता है कि हम चेक करें कि मेरे छात्र सूचना को सही ढंग से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तब हम फीडबैक लेते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, एक शिक्षक जिस संदेश को भेजता है उसे रीड किया, रीड करने के बाद वह उसे इनकोड किया, अर्थात उसे बिल्कुल संग्रहित किया, सेट किया, फिर उसने अच्छे माध्यम के द्वारा अपने छात्र जो रिसीवर के रूप हैं उनके पास तक पहुंचाया, और जो रिसीवर है वह अपने अनुसार डीकोड किया, और इस प्रकार वह विषय वस्तु को समझने में सफल हो गया, अंडरस्टैंडिंग सफल हो गया। और फिर जो सेंडर है वह यह देखने की कोशिश करता है कि मेरा जो रिसीवर है वह समझा कि नहीं समझा, इसीलिए वह फीडबैक ले लेता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, अर्थात वो देखता है कि मेरा संदेश रिसीवर अच्छे ढंग से लिया कि नहीं लिया। इस तरह से मित्रों ये पूरी प्रक्रिया एक चेन के रूप में
आप कह सकते हो एक वृत्तीय क्रम में ये लगातार चलता रहता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने लिखा भी है कि एक वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में जो संचार की प्रक्रिया है यह इट इज टोटली स्फेरिकल कॉन्सेप्ट, यह एक वृत्तीय प्रक्रिया में चलता रहता है। तो मित्रों इसको रटना नहीं है, आप यूँ समझो जैसे मान लीजिए टीचर है, वह कोई संदेश या कोई ज्ञान अपने छात्रों को देना चाहता है। तो सबसे पहले टीचर हो गया, उसमें संप्रेषक सेंडर, और उसके बाद जिस ज्ञान को वह देना चाहता है वह मैसेज के रूप में है, उसे उसने रीड किया है। फिर उस रीड की गई विषय वस्तु को उसने इनकोड किया, अपने दिमाग में सेट किया, संग्रहित किया। फिर उसने अच्छे फ्लो में, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे स्टाइल में वो अपने छात्रों को जो रिसीवर के रूप में बैठे हैं, अपने छात्रों को उसने दिया मैसेज, और अर्थात अपने छात्रों तो उनको ज्ञान दिया, अपने छात्रों तक ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाया। छात्र उसे डिकोड किए अपने ढंग से, उसको अपने छात्र अपने स्टाइल में उसे सीखे, समझने में सफल हो गए, अंडरस्टैंडिंग समझने में सफल हो गए। क्योंकि रिसीवर जब ज्ञान को रिसीव किया तो वह अपने ढंग से उसे डिकोड किया, अपने ढंग से सेट किया, और वह विषय वस्तु को समझने में सफल हो गया। फिर गुरुजी ने देखा कि क्या वह ज्ञान प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, समझा कि नहीं समझा, इसीलिए वह फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जो ये चित्र बना हुआ है कहीं कहीं पर यह डिकोडिंग मीडियम के बाद यहाँ बीच में रखा रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। चाहे आप रिसीवर के बाद रखें चाहे रिसीवर के पहले रखें, लेकिन डिकोडिंग संबंधित है रिसीवर से, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम कह दें कि वो अच्छे माध्यम में विषय वस्तु को पहुंचाया, और अगर यहाँ डिकोडिंग लिख दिए होते रिसीवर ने उसे डिकोड किया, हम चाहे तो आगे बढ़ा के बोल दें कि रिसीवर ने उसे डिकोड किया, तो इसमें कोई भ्रम करने की ज़रूरत नहीं है कि डी कोड पहले लिखा के बाद में लिखा, नहीं। ये डी कोड का जो रिलेशन है वह रिसीवर से है, इन कोड का जो रिलेशन है वह सेंडर से है। तो पहला पॉइंट हो गया, संप्रेषक जिस संदेश को भेजना चाहता है उसे इनकोड करता है, संग्रहित करता है, बढ़िया से सेटअप करता है, फिर वह अच्छे माध्यम को ढूंढता है और माध्यम के द्वारा वह मैसेज को उसमें रिसीवर तक पहुंचा देता है, संग्राहक तक पहुंचाता है। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके अपने स्टाइल में, अपने स्किल से, अपने तरीके से उसे सीखता है, सीखने में सफल हो जाता है, फिर फीडबैक प्राप्त करता है। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, एक दूसरे के सीक्वेंस में जुड़ी रहती है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है वह वृत्तीय क्रम में चलती रहती है। ठीक है, जैसे सेंडर से चला मैसेज, इनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक, फिर सेंडर। आप देख रहे हो ये एकदम बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया में चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं संप्रेषण या संचार की जो प्रक्रिया है वास्तव में यह एक वृत्तीय क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है। यहां तक मित्रों आप समझ गए होंगे। एक बात और है, हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि संचार की प्रक्रिया में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन 4 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं? कहते हैं कि पहला तो संदेशवाहक सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा संप्रेषण का माध्यम, चौथा रिसीवर। कहते हैं ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहने के मतलब हर्बर्ट महोदय कहते हैं पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा मीडियम, चौथा रिसीवर। हर्बर्ट महोदय कहते हैं ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझना। कहते हैं संप्रेषक बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही संदेश को
ग्रहण करता है, संदेश को अपने पास रखता है, जिस संदेश को वह मीडियम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाता है। तो कहते हैं ये चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जैसे अगर पेपर में पूछ ले कि हर्बर्ट महोदय ने कम्युनिकेशन के अंतर्गत अधोलिखित 4 तत्वों में से किसे स्वीकार नहीं किया, तो आप इन चारों को ध्यान में रखिएगा। वो पहले संदेश, उसमें संदेश वाहक को रखते हैं, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा रिसीवर। लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसीवर को मानते हैं। क्यों मानते हैं? हर्बर्ट महोदय का कहना है कि अगर संग्राहक ने, आप कह सकते हो जिसने संदेश प्राप्त किया है, वह जितने ढंग से प्रतिक्रिया करेगा, जितने अच्छे ढंग से संदेश को ग्रहण करने में सफल होगा, उससे ऊपर के तीनों की जो डिग्निटी है, ऊपर के तीनों की अच्छाई वहीं सिद्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए रिसीवर के रूप में छात्र हैं, अगर छात्र बेहतर तरीके से रिसीव कर लिए, अगर छात्र हमारी बातों को अच्छे तरीके से आत्मसात करने में सफल हो गए, तब जान लीजिए कि हमारा माध्यम बेहतर था, हमारा संदेश बढ़िया था और हम जागरूक थे, अच्छे तथ्यों को कलेक्ट किए थे, जिसको हमने रिसीवर तक पहुंचाया। तो कहने के मतलब हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि जो 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं, संदेशवाहक, संदेश, माध्यम, रिसीवर, इन 4 तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण रिसीवर की भूमिका होती है, अर्थात संग्राहक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि अगर वह संदेश को आत्मसात करने में सफल हो गया, प्रभावी तरीके से संदेश को ग्रहण कर लिया, तब हमारा माध्यम, कहने का मतलब है अगर वह प्रभावी तरीके से संदेश को प्राप्त कर लिया तो मेरा माध्यम बेहतर हो गया, मेरा संदेश बढ़िया हो गया, हम भी अच्छे हो गए। अर्थात इन तीनों की क्वालिटी रिसीवर पर निर्भर करती है। अगर रिसीवर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं किया, जो संदेश प्राप्त करता है रिसीवर है, अगर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं किया, अगर उसको नहीं लगा कि मैसेज बढ़िया था, तब ऊपर की प्रक्रियाएं हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसीलिए हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि रिसीवर बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रतिक्रिया से ऊपर के तीनों स्टेप की क्वालिटी सिद्ध हो जाती है। अगर यह झूम गया, मस्त हो गया, या आप कह लो यह संतुष्ट हो गया, प्रतिक्रिया इसकी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब था कि मेरे मैसेज का माध्यम बेहतर था, मेरा मैसेज बढ़िया था और हम इतने जागरूक थे, इतने बढ़िया स्टाइल से उसको हम प्ले किए कि मेरा रिसीवर उसको आत्मसात करने में सफल हो गया। तो मित्रों ध्यान दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। एक बार फिर से हमारी बातों पर आप आइए, एक एक उंगलियों पर हम लोग पॉइंट आउट उसको तैयार करते हैं। देखिए चैप्टर हमारा है संचार या संप्रेषण, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण मित्रों 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन प्रेषण, सम माने बराबर, प्रेषण माने प्रेषित करना, समान रूप से प्रेषित करना, विचारों को आगे बढ़ाना। दूसरा अर्थ होता है, दूसरा जो हम अर्थ निकालते हैं इंग्लिश में, कि संचार या संप्रेषण का इंग्लिश वर्जन है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिस या कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, आप देख रहे हो मैंने लिखा है, आदान प्रदान करना। तो मित्रों किसका आदान प्रदान होगा? विचारों का होगा, तथ्यों का होगा, अनुभव का होगा। तो मेरे कहने का मतलब इन चीज़ों का जो आदान प्रदान करते हैं वह प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया कहलाती है। इतना तो आप समझ गए। अब आगे आपको ध्यान देना है, ये मेरी जो सर्किल रूप में ये चार्ट बना हुआ है, इसको बेहतर ढंग से समझना है। मैंने बोला था कि पहले एक संप्रेषक होता है जिसका बहुत बड़ा दायित्व है संदेश को आगे बढ़ाना। तो जिस संदेश को आगे बढ़ाना होता है वह संदेश को रीड करता है, उसको समझता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद उस संदेश को वह इनकोड करता है, अर्थात उसको अच्छे से सेट करता है और उसको और बढ़िया स्वरूप देता है। अपने दिमागी स्तर पर भी अपने स्किल का प्रयोग करता है, इनकोड करता है। उसके बाद वह अच्छे माध्यम का सहारा लेता है, तब फिर अपनी बात को संग्राहक जो रिसीवर हैं उनके तक पहुंचाता है। रिसीवर उस संदेश को डीकोड करके, अर्थात अपने ढंग से कूटानुवाद के रूप में
अपने ढंग से उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग समझने में सफल हो जाते हैं। फिर ये जो सेंडर है सोचता है कि रिसीवर मेरा समझा कि नहीं समझा, इसलिए वह फीडबैक लेता है। तो इस तरह से मित्रों सेंडर, आप अगर ध्यान से चलें, पहले सेंडर क्या करेगा, मैसेज को रीड करेगा, मैसेज को वह किस रूप में रखेगा, इनकोड करेगा अपने दिमाग में, अपने स्तर पर बेहतर तरीके, बेहतर स्वरूप में उसको सेट करेगा। फिर वो आगे कैसे बढ़ाएगा, माध्यम से बढ़ाएगा। किसको देगा, रिसीवर को देगा। रिसीवर क्या करेगा, इनको डिकोड करेगा, कूटानुवाद के रूप में उसको अपने ढंग से अपने स्टाइल में समझने की कोशिश करेगा। फिर वह समझने में सफल हो जाएगा। फिर सेंडर फीडबैक लेगा कि कितना वह समझा, कितना नहीं समझा। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मित्रों परेशान नहीं होना, डिकोड आप फ्रंट पर भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गई कि जो उसमें सेंडर है इस तरह से पूरी अपने मैसेज को आगे बढ़ाता है, रिसीवर से होकर के फिर बात सेंडर तक पहुंच जाती है। इसलिए यह पूरा एक वृत्तीय क्रम में चलता रहता है। इसीलिए संचार या संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में होता है। कन्फर्म हो गया। फिर मैंने कहा कि जो हर्बर्ट महोदय हैं वह संचार की प्रक्रिया में 4 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला संदेश वाहक, अर्थात जो संदेश देने वाला है। दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा संग्राहक रिसीवर। और इन चारों में से वह रिसीवर को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अगर रिसीवर की प्रतिक्रिया पॉजिटिव रही, अगर रिसीवर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अगर रिसीवर की जो आप कह सकते हैं स्टाइल है या ज्ञान के समझने की जो उसकी क्षमता है, अगर अच्छे से संपन्न हो गई, ज्ञान अच्छे तरीके से उसने आत्मसात कर लिया, तब ध्यान दीजिएगा मीडियम हमारा सफल हो गया, हमारा संदेश सफल हो गया, संदेश की गरिमा बनी रह गई और हम भी सफल हो गए अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने में। तो इस तरह से रिसीवर को वह महत्वपूर्ण मानता है। ऊपर के तीनों स्टेप उसके प्रतिक्रिया पर ही अपनी क्वालिटी को सिद्ध करते हैं। कन्फर्म हो गया। अब मित्रों ध्यान देना, हम थोड़ा सा संचार की प्रक्रिया में कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा है, यहाँ पॉइंट आउट किया है कि संचार की प्रक्रिया में विचारों या तथ्यों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है, विचार, तथ्य, अनुभव आदान प्रदान होता है। फिर आप देख रहे हो जो संचार की प्रक्रिया है यह साइकोलॉजिकल है एंड सोशियोलॉजिकल है। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली के रूप में प्रभावी है। तो अगर कभी इस तरह से पेपर में आ जाए कि संचार की प्रक्रिया है केवल साइकोलॉजिकल है, केवल सोशियोलॉजिकल है, दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली के रूप में होता है। तीसरी चीज मित्रों, संचार की प्रक्रिया ऑलवेज डायनेमिक होती है, गत्यात्मक प्रकृति की होती है। मैंने पॉइंट आउट किया है यहाँ पर कि संचार की प्रक्रिया सदैव गत्यात्मक प्रकृति की होती है। फिर आप देख रहे हो इस चित्र से ही सिद्ध हो गया कि संचार एक वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद जो संचार होता है मित्रों वह लक्ष्य विहीन नहीं होता, बल्कि लक्ष्योन्मुखी होता है। किसी लक्ष्य को लेकर के कम्युनिकेशन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। अर्थात हमारा कोई विजन होगा, कोई सूचना देने का मेरा कोई लक्ष्य होगा, तभी हम सूचना देने के लिए पूरे स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो संचार की प्रक्रिया है वह लक्ष्योन्मुखी होती है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा थोड़ा जटिल प्रश्न है, पूछ लेता है कि संचार की प्रक्रिया है एक मार्गीय, द्विमार्गीय, एक और द्वि दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना मित्रों, नॉर्मली सभी जो विद्वान हैं वो प्रायः इसको द्विमार्गी मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आप देखते हो 2 स्टेप इसके महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन इसके स्टेप महत्वपूर्ण है आप उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप देख रहे हो एक है संग्राहक, सॉरी एक है संप्रेषक, एक है संप्रेषक, एक है संग्राहक,
तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जब भी होगा उसमें ये दोनों जरूर मौजूद रहेंगे, अर्थात संप्रेषक संग्राहक बिल्कुल बाइलेटरल स्वरूप में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अर्थात यह द्विमार्गी के रूप में प्रक्रिया चलती रहती है। संचार की जो प्रक्रिया है संप्रेषक संग्राहक के मध्य चलती रहती है, लेकिन मित्रों एक मार्गी इसलिए होता है, कभी कभी अवैयक्तिक संचार, जैसे हम जब चर्चा करेंगे इम्पर्सनल में चर्चा करेंगे, व्यक्ति स्वयं ही संप्रेषक भी होता है संग्राहक भी होता है, दोनों व्यक्ति एक अपने में ही हो जाता है। कहने का मतलब होता है जब कोई पर्सन स्वयं संप्रेषक हो स्वयं ही संग्राहक हो तब भी तो उसमें कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चलती है। इसलिए कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कभी पेपर में आए कि बताइए संचार की प्रक्रिया एक मार्गी है द्विमार्गी है दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मित्रों भूलिएगा नहीं, संचार की प्रक्रिया एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों है। प्रायः लोग द्विमार्गी मानते हैं, सही भी है, लेकिन जहां पर संप्रेषक और संग्राहक दोनों एक ही व्यक्ति होता है तो वहां वो एक मार्गी स्वरूप में भी मिलता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों होती है, ठीक है। फिर उसके बाद संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, संचार जो होता है वह वर्बल भी हो सकता है नॉन वर्बल भी हो सकता है, अर्थात शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों स्वरूपों में संचार का स्वरूप मिल सकता है, संचार की प्रकृति हो सकती है। तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट भी किया है कम्युनिकेशन शाब्दिक व अशाब्दिक रूप में भी होती है। और फिर हमने पॉइंट आउट किया था सोशल एटमॉस्फेयर, सामाजिक वातावरण से ये प्रायः संबंधित होती है, क्योंकि हमारे शिक्षा जगत में हमारे टॉपिक में जो कम्युनिकेशन रखा है वह बिल्कुल सोशियो कॉन्सेप्ट में रखा गया, सामाजिक वातावरण से संबंधित रखा गया है। तो इसलिए जो संचार की प्रक्रिया है, पहला पॉइंट विचारों या तथ्यों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रणाली के रूप में है। संचार की प्रक्रिया डायनेमिक है, गत्यात्मक है। संचार की प्रक्रिया वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में है। संचार की प्रक्रिया सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। संचार की प्रक्रिया शाब्दिक अशाब्दिक दोनों रूपों में होती है। फिर संचार की प्रक्रिया एक मार्गीय और द्विमार्गीय दोनों होती है। सामाजिक वातावरण से वह संबद्ध होती है। कन्फर्म हो गया मित्रों। अब हम लोग संप्रेषण के तत्व की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हो पहला तो प्रश्न मित्रों आपसे, जहां अगर कभी मन में प्रश्न आए कि सर तो पढ़ाते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल हम क्वेश्चन को भी यहाँ डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक को क्लियर कर लें। तो पहला तो क्वेश्चन मित्रों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है शाब्दिक व्युत्पत्ति के रूप में कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न करता है। दूसरी चीज मित्रों आप देखते हो कि जो ये प्रश्न बनता है वो वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में प्रश्न बनता है, एक मार्गी द्विमार्गी से प्रश्न बनता है, गत्यात्मक प्रकृति से प्रश्न बनता है। फिर तीसरा जो सेक्शन यहाँ बनता है सेंडर मैसेज इनकोडिंग मीडियम रिसीवर डिकोडिंग अंडरस्टैंडिंग फीडबैक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब उसी क्रम में एक पॉइंट हम डिस्कस करने चले हैं जिसको हम संप्रेषण के तत्व कहते हैं, अर्थात संचार कितना महत्वपूर्ण होगा उसके लिए ये जो तत्व हैं, ये जो फैक्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, इनकी उपस्थिति बेहद आवश्यक होती है। तो मित्रों ध्यान देना, रटना नहीं है, कहते हैं स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए जब भी हमारा संदेश महत्वपूर्ण करना होता है, जब भी संदेश को महत्वपूर्ण बनाना होता है, संचार महत्वपूर्ण हो ऐसा मैं सोचूं कि मेरा संचार, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा संदेश बढ़िया हो, तो मित्रों ये तभी बढ़िया होगी जब संदेश में क्लैरिटी होगी। तो संचार के लिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा कंसिस्टेंसी, सततता का होना बेहद आवश्यक है। ध्यान देना मित्रों, संचार की प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी बेहद आवश्यक है, सततता की बेहद आवश्यक है, अर्थात उसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी बनी रहती है। कहीं संदेश में अगर तोड़ फोड़ की प्रक्रिया आ गई,
अगर ब्रेकनेस उसमें आ गया तो संदेश की प्रभावशीलता घट जाती है। फिर उसके बाद कहता है पर्याप्तता, सफिशिएंसी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी हम संदेश संप्रेषित करें, जो भी हम संदेश आगे बढ़ाएं, जिस समस्या से संबंधित संदेश हम दे रहे हों वह पर्याप्त होना चाहिए, वह सफिशिएंट होना चाहिए। पता लगा कि आधा अधूरा हम संदेश दे रहे हैं तो उस संदेश की कोई गरिमा नहीं होती मित्रों, तो इसको कहते हैं सफिशिएंसी, पर्याप्तता होनी चाहिए। अब आप देखिए कहता है सामयिकता। मित्रों देखिए हमारा संप्रेषण, हमारा संचार, हमारा संदेश तभी महत्वपूर्ण होगा जब वह देश काल परिस्थिति के अनुरूप होगा, अर्थात जब वह समय के परिवेश के अनुरूप होगा। पता लगा आज के परिवेश की मेरी ज़रूरत कुछ और है, संदेश हम कुछ और दे रहे हैं, तो मेरे समय से, मेरे देश काल परिस्थिति से मेरे संदेश का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे मित्रों छात्र की समस्या वर्तमान परिवेश की है, हम टीचर के रूप में संदेश दे रहे हैं जो हमारे परिवेश से बिल्कुल, छात्रों के परिवेश से बिल्कुल हट करके है। तो इसीलिए हमारा संदेश, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण या संचार तभी प्रभावी होगा जब संदेश सामयिक हो, समय के अनुरूप हो। हम समस्या आज सलूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश हम बहुत पहले का देने की कोशिश करें, बेमेल हो जाए तो हमारा संदेश गरिमापूर्ण नहीं होता है। फिर उसके बाद एक रूपता होनी चाहिए। हम संदेश दे रहे हैं, ठीक है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, सबको अलग अलग संदेश दे रहे हैं, तो इससे तो क्या होगा, एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। कहता है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। संप्रेषण जो भी आप विचार दो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। पता लगा हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी के लिए कुछ बोल दें, किसी के लिए कुछ अर्थ लिखा दें, किसी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दे दें, तब तो क्लास में भ्रम की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे जो संदेश जाए पूरे क्लास में बिल्कुल एक स्वरूप में हो, कहीं किसी प्रकार का कोई डेविएशन ना हो, कोई विचलन ना हो, तो इसलिए संदेश में एक रूपता होनी चाहिए। फिर उसके बाद संदेश में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कहने का मतलब अगर संदेश में लचीलापन नहीं है तो वह देश काल परिस्थिति के अनुरूप प्रॉब्लम को देख करके हम उसमें कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि लचीलापन भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे संचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अचानक मिल जाती हैं, बीच में उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वह सूचना वास्तव में पहले जो सेंडर है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और उसने जो संदेश दिया है वह आधा अधूरा रह जाता है। इसीलिए कहता है कि लचीलापन अवश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद मित्रों कहता है स्वीकार्यता। यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी हम संदेश दें, इतना सकारात्मक संदेश दें, इतना बेहतर संदेश दें, इतना इतनी अच्छे मीडियम से हम संदेश दें कि जो रिसीवर हो सकारात्मक प्रक्रिया करे, रिसीवर उसे स्वीकार कर लें। हमारी आशा अपेक्षा यही होती है कि हम जो संदेश देते हैं वह रिसीवर अगर स्वीकार कर लेता है, अगर वो हमारे संदेश के प्रति सकारात्मक रुख अपनाता है, तब मेरे संदेश की गरिमा बढ़ जाती है, मेरे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तो इस तरह से मित्रों संप्रेषण तभी प्रभावशील होगा जब उसमें स्पष्टता होगी, क्लैरिटी होगी, जब उसमें सततता होगी, कंसिस्टेंसी होगी, जब उसमें पर्याप्तता होगी, सफिशिएंसी होगी, जब वह समय के अनुरूप होगा, जब उसमें विविधता नहीं होगी बल्कि सबके लिए एक समान स्वरूप होगा, जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब उसकी सर्व स्वीकार्यता होगी, रिसीवर उसको खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तब मेरा संदेश, मेरा संप्रेषण, मेरा संचार बिल्कुल सफल माना जाता है। मित्रों कन्फर्म हो गया। तो आज हमने इन सारे बिंदुओं को आपके सामने समझाया। अब आता है मेरे सामने मित्रों संदेश के प्रकार, संचार के प्रकार। आज हम इसको समझा दे रहे हैं, उसका पॉइंट आउट हम आगे लिखाते चलेंगे। थोड़ा आप उनको एक एक बिंदु को आज ही समझ लीजिए, क्योंकि समयाभाव है और आज आप उसको समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। बिल्कुल आप देखते रहें।
फटाफट तैयार होता चलेगा। आप देख रहे हो पहला लिखा है मित्रों केंद्रीकृत संचार। ये है क्या? ये मित्रों जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं संचार के प्रकार हैं या इसे संचार के स्वरूप भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संचार के प्रकार कह लें चाहे संचार के स्वरूप कह लें। देखिए ये अधोलिखित रूप में हमारे सामने है। पहला मित्रों लिखा हुआ है केंद्रीकृत संचार। आप केवल दिमाग में सेट कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। केंद्रीकृत संचार का मतलब ये होता है कि जब समूह में सभी सदस्य या समूह के अधिकांश सदस्य किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछें और वह व्यक्ति सबके प्रश्नों का उत्तर दे, तब ऐसे संचार को केंद्रीकृत संचार कहते हैं। जैसे क्लास कम्युनिकेशन होता है, कक्षा संचार होता है। आप देखते हो कक्षा में छात्र बहुत बैठे रहते हैं, समूह है, कक्षा में छात्र समूह के रूप में रहते हैं। कई छात्र प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो गुरुजी होते हैं वह एक विशेष व्यक्ति के रूप में होते हैं जिनके ऊपर प्रश्नों का बौछार तो होता है, लेकिन वह अकेले सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जब समूह के सदस्यों के द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं या जो भी प्रश्न प्रस्तुत किए जाएं और अकेले गुरुजी ही सारे प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसे कम्युनिकेशन के स्वरूप को, ऐसे संचार के स्वरूप को हम केंद्रीकृत संचार कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, केंद्रीकृत संचार कहते हैं। तो इसका एकमात्र बढ़िया, अब एग्जाम्पल तो कई हैं लेकिन बढ़िया उदाहरण है कक्षा संचार। तो जो क्लास कम्युनिकेशन होता है मित्रों वह केंद्रीकृत संचार होता है। मैंने परिभाषा बता दिया, जब समूह के सदस्य एक ही व्यक्ति से प्रश्न पूछें, अर्थात कई मेंबर उस व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछें और यही व्यक्ति सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे, तब उसे हम केंद्रीकृत संचार कहते हैं। अब आता है दूसरा विकेंद्रीकृत संचार। मित्रों इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से समझना है। जब पता लगता है कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछे, अब देखिए हम पलट दे रहे हैं उसी को, कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछे और उसका उत्तर कई व्यक्ति मिल करके दें। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और उसका उत्तर कई लोग दे रहे हैं, तब ऐसे संचार को विकेंद्रीकृत संचार कहते हैं। जैसे आप देखते हैं जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जिसमें न्यूज रिपोर्टर आप देखिए बिल्कुल माइक लेकर के आपके सामने खड़े होते हैं, आपसे पूछते हैं अच्छा बताइए कंडीशन कैसी है, कोरोना की क्या स्थिति है। आप 10 लोग खड़े हो, सभी लोग फटाफट फटाफट बताना शुरू करते हो। प्रश्न रिपोर्टर पूछ रहा है, उत्तर आप सभी दे रहे हो। तो ऐसे कम्युनिकेशन को विकेंद्रीकृत संचार कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जब हम लोग कक्षा में रहते हैं, कक्षा के सारे स्टूडेंट अपने गुरुजी से प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तब यहाँ गुरुजी केंद्रीकृत हो गए, सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हुए, उसे केंद्रीकृत संचार कहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति, पहले वाले में तो बहुत व्यक्ति प्रश्न पूछे थे, अब मैं कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछे और कई लोग एक साथ आंसर दें, तब उसे हम विकेंद्रीकृत संचार कहते हैं। जैसे टेलीविज़न है, उसमें अन्य जो तमाम न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, तमाम चैनलों पर आप देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग होती रहती है। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं माइक लगाकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और प्रश्न खुद पूछते हैं, आप 10 लोग आंसर देते रहते हो। ऐसे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को हम विकेंद्रीकृत संचार कहते हैं। तीसरा आता है मित्रों क्षैतिज रेखीय समानांतर संचार। जिस समय एक व्यक्ति अपने जैसी योग्यता वाले, अपने जैसी अथॉरिटी वाले, अपने जैसे आप कह सकते हैं समान योग्यता, समान पावर धारण करने वाले व्यक्तियों से विचारों का आदान प्रदान करता है, तब उसे हम एक रेखीय या आप कह सकते हैं क्षैतिज या रेखीय या समानांतर संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक जिले का डीएम दूसरे जिले के डीएम से बात करे, एक तहसील का एसडीएम दूसरे तहसील के एसडीएम से बात करे, तो संचार का वह स्वरूप जिसमें दो व्यक्ति, अर्थात जैसे मान लीजिए ये एसडीएम है,
ये किसी तहसील के हैं, ये एसडीएम किसी तहसील के हैं। अब दोनों की योग्यता, दोनों की जो अथॉरिटी है, दोनों का जो स्तर है समान है, वो आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो संचार का वह स्वरूप जिसमें दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में संचार हो जिनकी योग्यता समान हो, पावर समान हो, अथॉरिटी समान हो, एक जैसी क्षमता रखते हो, एक जैसे स्वभाव वाले हों, तब उसे हम रेखीय संचार, क्षैतिज संचार, समानांतर संचार कहते हैं। फिर उसके बाद पूर्ण वित्तीय संचार। पूर्ण वित्तीय संचार का मतलब मित्रों इस तरह से होता है, जैसे मानिए इसमें आप अगर देखेंगे, जैसे देखिए पहले ने दूसरे से प्रश्न पूछा, दूसरे ने तीसरे से प्रश्न पूछा, तीसरे ने चौथे से प्रश्न पूछा और चौथे ने पहले से संदेश दिया। कहने का मतलब पहले ने दूसरे को संदेश दिया, सूचना दिया, दूसरे ने तीसरे को सूचना दिया। ध्यान से समझना, पहले ने दूसरे को सूचना दिया, दूसरे ने तीसरे को सूचना दिया, तीसरे ने चौथे को सूचना दिया और चौथे ने फिर आकर पहले को सूचना दे दिया। तो आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल वृत्तीय क्रम में एक सूचना की प्रक्रिया चलती रहती है। उसे हम पूर्ण वृत्तीय में, तो यहाँ वित्तीय नहीं लिखना है, यहाँ पूर्ण वृत्तीय संचार हम लोग कहते हैं। पूर्ण वृत्तीय संचार कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण वृत्तीय संचार। फिर से समझना, एक व्यक्ति ने दूसरे को संदेश दिया, दूसरे ने तीसरे को संदेश दिया, तीसरे ने चौथे को संदेश दिया, चौथे ने तुरंत पहले को संदेश दिया। जैसे मान लीजिए सेना का अधिकारी है मित्रों, पहले पुराने समय में युद्ध के सेना के क्षेत्र में इन सब चीज़ों की बड़ी चर्चा होती थी। जैसे मान लीजिए एक सेना का ऑफिसर किसी से संदेश लिया और उसने अगले को संदेश दिया, अगले ने अगले को संदेश दिया, अगले ने फिर आगे को संदेश दिया। अब वो फिर लौट करके ये नहीं देखेगा कि जिसका क्रम होगा वही संदेश सर तक पहुंचाए। पता लगा लास्ट वाला सर के नज़दीक है, उसने सर को सूचना दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब, एक व्यक्ति दूसरे को सूचना दे, दूसरा तीसरे को दे, तीसरा चौथे को दे। जब चौथा पहले को सूचना दे देता है, खबर पहुंच जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण वृत्तीय संचार कहते हैं। तो ध्यान से समझना, पूर्ण वृत्तीय संचार का मतलब जब एक व्यक्ति दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा फिर पहले को सूचना दे दे, तब ऐसे संचार की प्रक्रिया को हम लोग वृत्तीय संचार कहते हैं। और यह सैनिक प्रक्रिया में, युद्ध के क्षेत्रों में इसका प्रयोग प्रभावी स्वरूप में किया जाता है। फिर आता है अवैयक्तिक संचार। इसको इंग्लिश में मित्रों हम लोग इम्पर्सनल कहते हैं। अवैयक्तिक संचार का मतलब होता है जिसमें संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो। जैसे आप देखते हैं आत्मावलोकन किया जाता है, आत्मनिरीक्षण किया जाता है, तो उसमें व्यक्ति स्वयं प्रश्नकर्ता भी होता है, स्वयं उत्तर प्राप्त करता भी होता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति स्वयं अपने से ही उसमें प्रश्न भी पूछे, उत्तर भी ले, अर्थात संदेश देने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो, तब उसे हम अवैयक्तिक संचार कहते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप देखते हो कभी कभी रास्ते में कोई व्यक्ति हाथ झटकते हुए बोलते चला जाता है, प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी ले रहा है, प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी ले रहा है। तो कहने का मतलब अकेले में ही आदमी बड़बड़ाता रहता है, तो यह अवैयक्तिक संचार कहलाता है, इम्पर्सनल कहलाता है। और अंतरवैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है, एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब उसे हम अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। अवैयक्तिक संचार में व्यक्ति स्वयं रिसीवर भी होता है, स्वयं सेंडर भी होता है, दोनों खुद होता है, इसलिए उसको हम अवैयक्तिक संचार कहते हैं। और जब एक व्यक्ति दूसरे को संदेश देता है, एक समूह के लोग दूसरे समूह के सदस्यों को संदेश देते हैं, तब उसे हम अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। आदृश्य संचार का मतलब मित्रों होता है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसी सत्ता से बात करे जो दिखाई न दे, जिसका कोई अस्तित्व ही न सामने हो, तब उसे हम आदृश्य संचार कहते हैं। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि देवी देवताओं से बात कर लेते हैं,
कुछ लोग भूत प्रेत से बात कर लेते हैं, कुछ लोग मृत पूर्वजों से बात कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ कोई व्यक्ति भूत प्रेत से बात करे, मृत पूर्वजों से बात करे, देवी देवताओं जिससे सिद्ध किया हो उनसे बात करे, तब उसे हम आदृश्य संचार कहते हैं। फिर उसके बाद मित्रों आता है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार का मतलब होता है जहाँ पर बिल्कुल फिक्स नियम के अंतर्गत, निश्चित अनुशासन के अंतर्गत, निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत, बने बनाए खाके के अंतर्गत, बने बनाए प्रक्रिया के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान करना होता है, उसे हम औपचारिक संचार कहते हैं। जैसे पता लगा कि एक निश्चित नियमों के अंतर्गत, एक निश्चित अनुशासन के अंतर्गत, एक निश्चित परिवेश में, एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए विचारों का आदान प्रदान होता है, तब उसे हम औपचारिक संचार कहते हैं। और जब मित्रों कोई न नियम हो, न कोई सिद्धांत हो, न कोई अनुशासन हो, न कोई प्रक्रिया हो, फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान चलता रहे, तब उसे हम अनौपचारिक संचार कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों आज मैंने कम्युनिकेशन के कुछ पक्षों पर चर्चा किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मिनट इसको रिवीजन कराते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि प्रश्न कैसे इस पर बन रहा है, प्रश्न को हल भी कराएंगे और आप निश्चित रूप से प्रश्नों को टैकल करने में सफल होंगे। तब तक के लिए आपको भरपूर आशीर्वाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।